हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी एमटीएस का यहाँ पर हम पीवाईक्यू करवा रहे हैं, तो आपका ये सेट आपका 4 इसलिए लिखा हुआ है। एक्चुअली सेट आपके 16 हो चुके हैं, 17वां सेट आपका होने वाला है। और एक्चुअली यहाँ पर सेट 4 इसलिए डाला हुआ है क्योंकि मैंने आपसे बताया भी था कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पर क्वेश्चन टाइपिंग के लिए किसी दूसरे टाइपिस्ट को रखा हुआ है। तो उसमें क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बाईलैंग्वेज क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको देखना है, देखिए इस तरह से आपको बाईलैंग्वेज क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऑप्शन भी सारे के सारे मिलेंगे। क्योंकि जब मैं पहले बना रहा था तो मैं ओनली क्वेश्चन लिख करके आपको बताता था। तो अब तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा सा तो एटलीस्ट सपोर्ट दिखाएंगे, तभी तो यहाँ पर हार्डवर्क का भी अच्छा लगेगा करना। क्योंकि एटलीस्ट 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे कम से कम जाते हैं। ये वीडियो आपको 20 से 25 मिनट की प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ये समझिए कि इसमें 3 घंटे का टाइम लगता है कंटेंट को ढूंढना, फिर उसको टाइप करवाना, फिर उससे रिलेटेड फैक्ट में वही बताना जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो थोड़ा आप लोग सपोर्टिव रहिए, लाइक वगैरह किया करिए, और थोड़ा सपोर्टिव रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। पहला क्वेश्चन आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेंसी? तो देखिए, मुद्रा की जो विशेषताएं होती हैं उसमें तो आपकी, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्थायित्व जो होता है, ये भी एक आपकी विशेषता ही होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होती है आपकी एक विशेषता होती है। भाजकत यानी कि डिविजिबिलिटी भी आपकी एक आपकी विशेषता है मुद्रा की। इसके साथ साथ आपकी सुवार्ता यानी कि जो आपका यहाँ पर पोर्टेबिलिटी है, ये भी होती है। इसके साथ साथ विनिमय का साधन होता है मुद्रा, ये भी बात करें तो विनिमय का भी साधन होता है। और प्रत्येक मुद्रा का जो होता है एक निश्चित मूल्य शामिल होता है, ये भी आपकी विशेषता हो जाती है। अर्थव्यवस्था का जो है आपका एक भाग होता है। और इसके साथ में जो आपको नहीं होता है वो जो नस्वर्ता आपका होता है यानी कि परसिस्टेबिलिटी जो होता है, ये आपका एक मुद्रा की विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? देखिए, जो सुंदरवन का डेल्टा है, पहली चीज तो ये रखना है कि ये कहाँ पर है। आपका कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है आपका सुंदरवन का डेल्टा है, कोलकाता में स्थित है आपका। और ये किस प्रकार की वनस्पति को दोहराता है? तो आपका मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है यानी कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है आपका, इसको दर्शाता है आपका सुंदरवन का डेल्टा। इसके साथ ही आप ये याद रखेंगे, विश्व यानी कि वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि विश्व का अगर सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए यानी कि बिगेस्ट जो आपका यहाँ पर डेल्टा है आपका, वो कौन सा है? आपका सुंदरवन का डेल्टा है, कोलकाता का। मैंग्रोव वन की वनस्पति यानी कि वहाँ पर आपकी जो होता है वनस्पति जो है वहाँ पर पाई जाती है। और इसके साथ देखिए आपको मैंगो सावर यानी कि आम्र वर्षा, मैंने कल आपको बताया हुआ था कि मैंगो सावर किस स्टेट में होता है, तो कर्नाटक एंड केरल उसका राइट आंसर था, वो भी बताया था। तो मैंग्रोव वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखेंगे, मैंगो सावर आपका केरल कर्नाटक में होता है। मैंग्रोव जो वन होते हैं ये आपके पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा में, जो कि सबसे ज़्यादा यानी कि विश्व का सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आपका डेल्टा, ये चीज़ याद रखना है। और इसको जो है आपका कहाँ गया सुंदरवन आपका, ये देखिए सुंदरवन को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1987 यानी कि 1987 के अंदर क्या हुआ कि इसे की शामिल किया गया था यूनेस्को की आपके वर्ल्ड हेरिटेज में। तो ये चीज़ भी याद रखनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि नेशनल वाटर हाईवे जो है आपका 2 है, वो किस नदी पर विकसित किया गया है? विच रिवर हैज नेशनल वाटर वे टू बीन डेवलप्ड इन इंडिया? देखिए, दूसरा आपसे पूछा गया कि किस नदी पर बना हुआ है। और कुल की मैं बात करूं तो कुल 111 के करीब आपके जलमार्ग हैं, जिसमें कि आपका सबसे जो बड़ा जलमार्ग आता है वो आपका नेशनल जो आपका वाटर हाईवे, ये आपका यहाँ पर है पहला। और उसके बाद है दूसरा जिसकी बात करी गई है। आपका पहला सबसे बड़ा है, दूसरा उससे बड़ा है। तो यही आपके पहले और दूसरे से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। ये थोड़ी पूछा जाता है कि कितने हैं आपके। तो देखिए, यहाँ पर आपसे दूसरा पूछा हुआ है, तो दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा जो है आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये चीज़ आपको याद रखना है, दूसरा आपसे पूछा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। और क्या याद रखेंगे, अगर इसकी मान लीजिए कि आपसे पूछता है कि लंबाई यानी कि लेंथ कितनी है, तो 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपका जो नेशनल आपका जो वाटर हाईवे है यहाँ पर, तो 891 इसकी आपकी जगह है। और ये असम में बना हुआ है। एक्चुअली ये कहाँ से है? आपके धुबरी से सादिया के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। यानी कहाँ से? ये आपके धुबरी से लेकर के सादिया तक जाता है, ये चीज़ याद रखना है। धुबरी से सादिया तक जाता है। और अगर आप पूछे कि धुबरी आपका कहाँ है, तो धुबरी जो है ये आपका असम में है। और सादिया की बात करें तो ये होता है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश और असम को आपको जोड़ता है। पहला जो आपका NWR 1 यानी कि पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका,
ये बना हुआ है जाकर किस नदी पर, तो गंगा भागीरथी नदी पर। ये भी चीज़ याद रखना है, गंगा हो गई, भागीरथी नदी हो गई, इन नदियों पर आपका जो राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है वो बना हुआ है, जो कि सबसे आपका क्या है, सबसे आपका लंबा, यानी कि 1620 यानी कि 1620 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक जाता है। ये आपका कहाँ से अगर है पूछे तो ये हल्दिया से लेकर के आपका इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज तक जाता है, तो ये चीज़ याद रखना है। और हल्दिया कहाँ पर आता है अगर आपको ना पता हो तो ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर आता है हल्दिया। तो इतनी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से उस छऊ नर्तक एवं नर्तकी का पाचन कीजिए, आपकी गणना कीजिए जिसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 में से सम्मानित किया गया था। देखिए, तो पहली चीज तो आपसे ये पूछा है कि छऊ का आपको वो डांसर बताना है जिसको कि अवार्ड 2021 में दिया गया है संगीत नाटक अकादमी। अगर आप इन सभी लोगों को जानते होंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही डांसर का नाम है जो कि छऊ डांस से रिलेटेड है, बाकी तो आपके दूसरे डांस से ही है। तो यहाँ पर भुवन कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भुवन कुमार है, ये छऊ नृत्य से संबंधित हैं और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है आपको दिया गया था इनको। तो ये चीज़ याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं आप लोग कि जो कुमकुम धर की अगर आपसे बात करी जाए कि कुमकुम जो धर हैं इनका संबंध किससे, तो इनका जो संबंध है वो कथक नृत्य से। तो आप अगर जानते थे तो पहले ही हटा देते, इनको एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि ये छऊ से इनका संबंध नहीं है। अगर यहीं पर रविंद्र अति आपकी क्या दिया हुआ है नाम, रविंद्र अति बुद्धि की बात करें, अगर जब आप इनको हटाने हुए चलेंगे तो इनका ओडिसी से संबंध हो जाएगा, यानी कि रविंद्र जो अति बुद्धि हैं इनका जो संबंध है वो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है। और वहीं अगर भारतीय विट्ठल की बात करें तो भारतीय जो विट्ठल का संबंध है इनका है कुचिपुड़ी से, याद रखिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही लोग का संबंध था छऊ से। भुवन कुमार छऊ से संबंधित थे, कुमकुम धर कथक से थे, रविंद्र अतिबुद्धि ओडिसी से थे और भारतीय विट्ठल जो थे वो कुचिपुड़ी से थी। तो आप यहाँ पर और क्या याद रख सकते हैं कि हाँ, कुछ और जो छऊ से नाम है जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में आए हुए। एक तो आपको मकरत ध्वज दरोगा याद रखना है, यानी कि मकरत ध्वज जो दरोगा हो गया ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है छऊ से रिलेटेड कलाकार में। एक आपको याद रखना है, इसके अलावा मकरत ध्वज आपका दरोगा हो गया। केदारनाथ सिंह आपको याद रखना है, यानी कि केदारनाथ सिंह जो नाम है ये भी यहाँ पर याद रखिए क्योंकि ये भी आपका पूछा गया केदारनाथ सिंह, ये भी याद रखिए। शुभेंद्रु नारायण आप याद रख सकते हैं। और छऊ के बारे में बता दें कि ये संस्कृति जो मंत्रालय होता है इसको नवा राष्ट्रीय यानी कि शास्त्रीय आपका क्लासिकल डांस जिसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य मानता है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी जिसकी स्थापना 1953 यानी कि 1953 में हुई थी, ये इसको अर्धशास्त्रीय यानी कि सेमी क्लासिक मानता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी और आप लोग अच्छे से नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो आपका है कौन सा भाग भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को परिभाषित करता है। देखिए, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है और मैंने मौलिक कर्तव्य के बारे में कल आपको अच्छे से बताया था कि ये 42वां संविधान संशोधन था आपका 1976 में आपको हुआ था, क्योंकि कल संविधान संशोधन 42वां पूछा था तो उससे रिलेटेड मैंने करवाया हुआ था। तो 42वां संशोधन था 1976 में हुआ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी और स्वर्ण सिंह समिति में जो है 12 मेंबर थे, ये चीज़ भी याद रखना है। और इंदिरा गांधी की सरकार है जो इस समय थी और इनको रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद होता है मौलिक कर्तव्यों का वो आर्टिकल 51A में होता है, यानी कि 51A में जो आपके मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी दिए हुए। और भाग यानी कि पार्ट पूछ ले तो पार्ट 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको भी यहाँ पर कोई इश्यू समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर टाइपिंग करवाया हुआ है। तो चाहता हूँ कि सब लोग समझ पाएँ, एटलीस्ट आप लोग समझिए, आप लोग क्वेश्चन समझ जाएंगे, मेरी लैंग्वेज भी समझ जाएंगे, आप अपने नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सही जोड़ी की पहचान कीजिए जिन्होंने उच्चतम साक्षरता दर्ज की है। तो सबसे उच्चतम आपसे पूछा है कि इनमें से किसकी। तो राज्य को तो सभी को पता रहता है कि राज्य जो होता है वो केरल होता है, लेकिन केरल 2 में दिया हुआ है। तो देखिए, यूटी में लक्षद्वीप जो होता है सबसे ज़्यादा आपका साक्षर आपका यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल और जो लक्षद्वीप है ये दूसरा सबसे आपके पहले हैं जो सबसे अधिक साक्षर हैं। और यही चीज़ अगर सबसे कम साक्षर की बात करी जाएगी तो सबसे कम साक्षरता कहाँ की होती है, तो बिहार की होती है राज्यों में। ये चीज़ याद रखना है, बिहार के राज्यों में होती है सबसे कम। और दादर नगर हवेली यानी कि दादर नगर जो हवेली है
इसकी सबसे कम साक्षरता होती है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में। और सबसे पहली जो जनगणना थी वो 1872 में हुई थी, ये लॉर्ड मेयो ने करवाई। उसके बाद लॉर्ड विपन ने जो हुआ आधिकारिक तौर पर 1881 में जो है जनगणना करवाई हुई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना। और 2011 वाली जनगणना है वो 15वें नंबर की है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटो सोरा ने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन जो चैंपियनशिप जीती वह किस राज्य से संबंधित है। देखिए गेटो सोरा की बात करें, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी ना हो, क्योंकि जब ये पूछा गया लास्ट ईयर एमटीएस में तो मोस्टली लोगों का गलत हुआ था, जो लोग करंट अफेयर्स से दूर थे। देखिए जो गोटा शेरो है ये आपका संबंध इसका किससे, आपका अरुणाचल प्रदेश से है। इनका संबंध किससे, अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी गोटा शेरो की बात करें, इन्होंने एरेना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप खेली जो कि अंडर 9 थी, यानी कि अंडर 19 नहीं अंडर 9, यानी कि 9 साल से कम बच्चे के जो बच्चे थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो गोटा शेरो की अगर मैं उम्र पूछूं तो इनकी 7 वर्ष की उम्र थी जब इन्होंने जीता हुआ था। अरुणाचल प्रदेश से इनका संबंध है। इसके साथ साथ एक सिंघा चैंपियनशिप भी हुई थी थाईलैंड में, उसको भी जीता हुआ था। यानी कि देखिए कि इंटरनेशनल जो 2 खिताब है इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही जीत लिया गेटो सोरा ने, जो कि अरुणाचल प्रदेश से और बैडमिंटन में जीता। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया था और काफ़ी सारे लोग नहीं भी कर पाए थे, कुछ लोगों का हो गया था जिन्होंने अच्छे तरीके से करंट अफेयर पढ़ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो देखिए विंग्स ऑफ फायर की बात करें 10 बार की पूछी हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम की जो बुक है ये है विंग्स ऑफ फायर। और इंदिरा गांधी की बात करें, इनकी भी पूछी जाती है, तो यहाँ पर माई ट्रूथ जो हो गया, माई ट्रूथ जो है ये भी किसकी है, इंदिरा गांधी के माई ट्रूथ के नाम से है। और इसके साथ साथ एक इटर्नल इंडिया है, इटर्नल इंडिया जो हो गई, इटर्नल इंडिया, इटर्नल इंडिया भी है, ये भी इंदिरा गांधी की ही है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनकी एक बुक है इंडियन स्ट्रगल, ये चीज़ याद रखेंगे, पूछी जाती है इंडियन स्ट्रगल जो है ये किसकी पुस्तक है। तो इंडियन स्ट्रगल जो है ये है सुभाष चंद्र बोस की, तो ये चीज़ याद रखेंगे। और एक और इनकी पुस्तक याद रख सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस की, और वो पुस्तक है ड्रीम्स ऑफ यूथ। ड्रीम्स ऑफ यूथ अगर आपसे कभी पूछे ड्रीम्स ऑफ यूथ किसकी है, तो ड्रीम्स ऑफ यूथ जो होगी वो हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। अरब सागर में मुंबई उच्च क्षेत्र खनन के लिए किसके खनन के लिए जाना जाता है, यानी मुंबई हाई एरिया इन द अरेबियन सी इज नोन फॉर माइनिंग, यानी कि किसके खनन के लिए जानते हैं। तो देखिए जो मुंबई का हाई क्षेत्र होता है एक्चुअली ये जाना जाता है पेट्रोलियम के लिए। जो आपका क्षेत्र है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, मुंबई का हाई क्षेत्र जहां पर सबसे अधिक पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी कि खनिज तेल के लिए। खनिज तेल जो होता है सबसे बड़ा भंडार आपका मुंबई हाई के क्षेत्रों में मिलता है। और इसकी क्योंकि जो खोज मुंबई हाई क्षेत्र की 1965 यानी कि 1965 में करी गई थी, और 1974 में क्या है इसकी शुरुआत हो गई थी, जब वहाँ से यानी कि उत्पन्न करने की यानी उत्पादन करने की तेल यहाँ पर हो गई थी। यह आप कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो कि आपका मुंबई हाई है। इसके अलावा कुछ और आप याद रखेंगे, डिगबोई जो है ये भी आपसे पूछे क्या है तो ये आपका खनिज तेल का ही है। और डिगबोई के साथ अंकलेश्वर वो आपका हो गया, अंकलेश्वर भी पूछा जाता है तो अंकलेश्वर भी है, ये भी क्या है आपका खनिज तेल से आपका संबंधित है। तो इस तरह से मुंबई हाई जो है आपका खनिज तेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे। नेक्स्ट है कि बोर्न अगेन इन द माउंटेन, बोर्न अगेन इन द माउंटेन आई स्टोरी ऑफ लूजिंग एवरीथिंग एंड फाइटिंग इट बैक किसकी आत्मकथा यह यहाँ पर पूछी गई है। बोर्न अगेन ऑन माउंटेन यानी कि दोबारा से माउंटेन में जिसने जन्म लिया, ये तो किसकी आत्मकथा है, तो ये है अरुणिमा सिन्हा की। आपको याद रखना है 2000 आपकी यहाँ पर अरुणिमा सिन्हा की बात करें तो ये एक पर्वतरोही है, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। और ये दिव्यांग है यानी कि इनके दोनों पैर नहीं हैं। अरुणिमा सिन्हा की पर्वतरोही है, ये आपको याद रखना है। और स्टेट लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर भी रही हैं, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे कि स्टेट लेवल की क्या थी, वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं जब इनके पैर थे अरुणिमा सिन्हा के। बुक मैंने बता ही दी है। और पहली दिव्यांग महिला है जिन्होंने पर्वतों पर फतह करी हुई है। और 2011 की घटना थी, यानी कि 2011 में क्या हुआ, 2011 में इनका झगड़ा ट्रेन में हो जाने से कुछ गुंडे मवाली टाइप से, तो उन लोगों ने क्या हुआ था कि इन्हें ट्रेन से फेंक दिया था, तब इनके पैर कट गए थे। और इनको अवार्ड कौन सा मिल चुका है, तो 2015 में जो है पद्मश्री इनको मिल चुका है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे 2015 में क्या है कि इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। और 2014 तक की मैं बात करूं तो 2014 तक इन्होंने अधिकांश यानी कि 6 चोटियां पर्वत चोटियां इन्होंने
क्या थी, फतेह कर रखी थी। यानी कि सिर्फ एशिया की नहीं, अफ्रीका की लीजिए किलिमंजारो हो, चाहे आपके नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका या फिर यूरोप की हो, यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं सब पर फतेह मोहम्मद जिन्ना कर चुकी हैं 2014 तक ही। बुक पता ही है आपको, 2015 में पद्मश्री मिला। देखिए मैं जितना कंटेंट आपको दे रहा हूँ, अगर आप लोगों में से थोड़ा भी अगर आप कंटेंट की वैल्यू समझते होंगे तो आप लोग जरूर बेहतर से उसको नोट कर लेंगे। बाकी अगर आप नहीं समझते तो वो आपकी अलग चीज़ है कि आप समझेंगे ही नहीं, तो उसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कि कालिदास सम्मान जो है किस सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। तो देखिए कालिदास सम्मान की बात करें तो ये दिया जाता है जाकर के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है। और मैं इसकी बात करूं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये चीज़ भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 1980 यानी कि 1980 में इसकी शुरुआत होती है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कला से संबंधित होता है, यानी कि कला के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। और कालिदास तो आपको पता ही होगा किसके समय में थे, आप लोग बताइए। तो कालिदास जो थे, ये कालिदास गुप्त काल के एक शासक हुए थे। कौन से थे, आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके नवरत्नों में, देखिए अकबर के जैसे नवरत्न थे उसी तरह से इनके भी थे, जो कि अकबर से पहले हुए ये। तो नवरत्नों में से इनके कौन से थे, गुप्त के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ये थे कालिदास। और ये कवि थे कालिदास। और याद रखना है कि गुप्त काल के थे, हाँ कालिदास थे आपके, और नवरत्नों में से एक थे। और इनके समय में, हाँ चंद्रगुप्त के समय में फाहियान भी आया हुआ था। ये चीज़ मैं स्किप कर रहा था कि फाहियान जो है वो किसके समय आया। तो फाहियान जो था एक चीनी यात्री था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया हुआ था। और इनकी बुक जरूर पूछी जाती है। एक तो पूछ लेते हैं कि मेघदूतम बुक किसकी है। तो मेघदूतम की मैं बात करूँ ये कालिदास की है। कुमार संभवम की बात करूं तो कुमार संभवम भी जो है ये कालिदास की है। और इसके साथ अभिज्ञान शाकुंतलम, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो ये भी किसकी है, कालिदास की है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डेयरी किसानों के लिए जो योजना शुरू करी गई उसका नाम था संजीवनी, यानी कि ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से मैं बता दूं कि जो नाटी लोक नृत्य आपको याद रखना है, क्योंकि नाटी लोक नृत्य कई बार लगातार पूछा गया एग्जाम में। नाटी जो लोक नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश का है। और आप लोग क्या याद रखेंगे, हाँ एक रेणुका आपको रामसर साइट याद रखनी है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है तो वो रेणुका रामसर साइट है, जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है। और भारत जो देखिए रामसर सम्मेलन एक आपका हुआ था ईरान में 1971 में, यानी कि 1971 में। तो दलदली यानी कि जो नमी वाली जगह थी उनको रामसर साइट घोषित किया जाता था। 1971 में ये सम्मेलन हुआ था। लेकिन भारत यानी कि इंडिया जो शामिल हुआ था वो 1982 यानी कि 1982 में जो है आपका भारत आकर के शामिल हुआ था इन चीज़ों में, कि आपका रामसर सम्मेलन में। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए बाल विवाह जो निषेध अधिनियम था वो किस वर्ष आया, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये आपका आया 29 यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। और इसको आने में क्या हुआ, ये था शारदा अधिनियम। इसको लाने वाला जो आपका अधिनियम था वो कौन सा था, अगर आपसे कभी पूछे कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है तो ये बाल विवाह को प्रतिबंधित करने से संबंधित था आपका शारदा अधिनियम। यहाँ पर बाल विवाह प्रतिबंधित हुए और जो उम्र रखी गई वो एक बॉय के लिए 18 वर्ष और गर्ल्स के लिए क्या है 14 वर्ष उम्र यहाँ पर आइडल मानी गई थी विवाह के लिए। इसके बाद क्या हुआ, आपका 1949 आता है, देश आज़ाद होता है 1949 में। और तब क्या हुआ कि महिलाओं की उम्र 14 वर्ष से बढ़ा करके 15 वर्ष यहाँ पर कर दी गई थी। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद 1978 में आपका क्या हुआ कि 1978 आया तो गर्ल्स की उम्र 18 यानी कि 18 और बॉयज़ की उम्र 21 यानी कि 21 वर्ष जो है लड़कों की उम्र यहाँ पर कर दी गई थी। तो इतनी चीज़ें आई होप कि अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो आपको क्वेश्चन जरूर छपे हुए मिलेंगे। आप देखिएगा, अगर यहाँ पर मेहनत करें तो फर्जी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी दो परंपराएं हैं जो कि एक संकीर्तन होता है और दूसरा आपका रास होता है। तो यहाँ पर डांस पूछा है कि कौन सी डांस की परंपरा है जिसमें कि एक आपका संकीर्तन और दूसरा आपका रास होता है। तो मणिपुरी नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य से मैं बात करूं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें मणिपुरी से बताने लायक। पहली चीज़ तो ये देखिए आपका वैष्णव समाज से संबंधित है, आपको याद रखना है, यानी कि वैष्णव समाज से आपका संबंधित है मणिपुरी नृत्य। और इसके साथ आप लोग क्या याद रख सकते हैं कि ये एक आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है। तो वो भी कौन है, मणिपुरी है, जो कि राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाता है।
और पुंगचोलम अगर आपसे पूछे कि पुंगचोलम का संबंध किससे, तो पुंगचोलम जो होता है इसका भी संबंध किससे है, जाकर के मणिपुरी से। और इसके जो वाद्य यंत्र होते हैं पुंग और करताल, यानी कि पुंग और करताल जो वाद्य यंत्र होते हैं ये मणिपुरी नृत्य में बजाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे कलाकारों की। तो गुरु विपिन सिंह का नाम काफ़ी प्रचलित है, यानी कि जो गुरु विपिन सिंह हैं ये इसके जनक माने जाते हैं, एक तरह से गुरु माने जाते हैं। और झावेरी बहनें आपको याद रखना है, यानी कि झावेरी बहनों का संबंध किससे है, तो झावेरी बहनें मणिपुर से संबंधित है। दर्शना, नैना, रंजना, तो ये सारी की सारी जो 4 बहनें थी इनका संबंध मणिपुरी नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए राज्य चुनाव आयोग की अगर नियुक्ति की मैं बात करूं कौन करता है, तो राज्य का चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि राज्यपाल जो होता है वो नियुक्ति करता है आपके राज्य चुनाव आयुक्त की। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्य के जो हाई कोर्ट होता है उसका हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो कौन इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछे कि हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है, ना कि राज्यपाल। आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप लोग सोचिए कि राज्य के बारे में बात करी गई है तो वहाँ पर भी राज्यपाल करेगा। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 161 याद रखिए जो कि इसके क्षमादान से संबंधित होता है। और क्या याद रखेंगे, और याद रखेंगे आप एक और क्वेश्चन जो कि अभी जीडी के एग्जाम में बहुत पूछा गया आपका कई बार, कि कौन सा संशोधन था जो कि 1956 में हुआ था, कौन से नंबर का था जिसमें कि एक ही व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो वो 7वां संविधान संशोधन था 1956 यानी 1956 का, जब एक ही व्यक्ति कई राज्यों का जो है राज्यपाल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और आप याद रखिए कि कोई व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है, तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थान मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को लक्षित करते हैं। तो जो आपका सूक्ष्म वित्त संस्थान होता है यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं इंडिया में, ये किसको टारगेट करते हैं, जो आपके माइक्रो फाइनेंस होते हैं, तो ये कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसाय वाले, यानी कि जिनकी आय कम होती है यानी कि लो इनकम होती है, और जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको टारगेट करता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, यानी कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यहाँ पर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल सम्राट कहा जाता है। देखिए गजल सम्राट की यहाँ पर बात करी गई है, तो गजल सम्राट कहा जाता है जगजीत सिंह को। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गजल सम्राट हैं। और इनकी एक गजल है जो कि कई बार पूछते हैं, द अनफॉरगेटेबल। द अनफॉरगेटेबल जरूर पूछते हैं किसका है, तो अनफॉरगेटेबल जो है वो जगदीश सिंह का है। और बेगम अख्तर की बात करें तो इस बेगम अख्तर को क्या बोलते हैं अगर मैं पूछूं आपसे, तो गजल की क्वीन कहते हैं, यानी कि गजल की रानी किसको कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ गजल किसको कहा जाता है, तो वो बेगम अख्तर को कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखिए कि बेगम अख्तर जो होते हैं ये क्वीन जो होती हैं, यानी कि गजल क्वीन जो है वो बेगम अख्तर है, इसको भी याद रखना है। और कौन कौन है, जैसे कि एक पंकज उदास हो गए, ये भी क्या है आपके, ये भी एक आपके हैं, यानी कि गजल से संबंधित है। और इनका पंकज उदास से आपको ये याद रखना है कि पंकज उदास जो हैं क्या है कि इन्होंने, आपने एक सॉन्ग सुन रखा होगा, जब लोग कोई डेथ होती है तो मोस्टली लोगों के स्टेटस में लगा होता है चिट्ठी ना कोई संदेश गए कौन से देश, तो वो जो है वो पंकज उदास ने ही गाई है गजल। और जगदीश सिंह से एक चीज़ आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि इनको 2003 के अंदर जो है पद्म भूषण दिया गया था, क्योंकि अवार्ड से भी क्वेश्चन बनता है, तो पद्म भूषण 2003 में मिला हुआ था। और बेगम अख्तर को गजल की क्वीन कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, नोट करते चलिए, काम बिल्कुल आने वाला है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील है। देखिए खारे पानी की झील पूछी गई यहाँ पे कि खारे पानी की कौन सी, तो चिल्का झील यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो चिल्का झील है ये खारे पानी की झील है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत की खारे पानी की झील है चिल्का झील, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और अगर मैं पूछूं कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है कैस्पियन सागर, यानी कि विश्व में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है फिर कैस्पियन सागर, आपसे याद रखना है। अब बात हुई है खारे पानी की, तो मीठा पानी भी बताया जाए। मीठे पानी की झील अगर भारत के अंदर पूछे तो हो जाएगी वुलर झील, और वुलर झील आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर विश्व में पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो है फिर सुपीरियर झील। अगर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो पूछी जाएगी विश्व स्तर पर, तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी सुपीरियर झील, तो इसको आप लोग याद रखेंगे।
नेक्स्ट आगे आपका है क्वेश्चन, देखिए इतना आपका हो गया। हाँ, झीलों से आप लोग ये याद रखिए, भारत की जो सबसे आपकी लंबी झील है वो कौन सी झील है? वेम्बनाथ झील। ये भी आपको याद रखना है, स्टैटिक का क्वेश्चन, कि सबसे लंबी झील है भारत की वो वेम्बनाथ है और ये केरल में है। और कुछ झीलें आप लोग याद करिए। हाँ, पुलिकट आपको तमिलनाडु की याद रखना है, और कोलेरू झील की बात करूं तो वो आपके आंध्र प्रदेश राज्य में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य यहाँ पर 37वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? एक्चुअली यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल नहीं होंगे, ये आपका जो राष्ट्रमंडल खेल ना होकर के आपके कौन से खेल होने वाले हैं यहाँ पर, ये आपके राष्ट्रीय खेल हैं, यानी कि नेशनल गेम्स की यहाँ पर बात करिए, ये चीज़ आप लोग याद रखिए। तो 37वें जो हुए थे वो हुए थे आपके गोवा में, ये चीज़ याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2023 में हुए थे। और 38वें नंबर के जो हैं, 38वें बात करें राष्ट्रीय खेल, वो कहाँ पर होंगे? वो उत्तराखंड में होने 2024 में होने थे, लेकिन अब नहीं होंगे, क्योंकि 2024 में क्या है, पेरिस ओलंपिक आपका शुरू होना है, तो इस साल नहीं होंगे। तो जो 38वें नंबर के होंगे ये 2025 में खेले जाएंगे और उत्तराखंड में ही खेले जाएंगे, ये चीज़ याद रखना है। और आप लोग याद रख सकते हैं कि पहले जो आधुनिक आपके राष्ट्रीय खेल हुए थे, यानी पहले जो आधुनिक राष्ट्रीय खेल हुए वो 1985 में हुए थे, और जो कि न्यू दिल्ली में यानी कि एनडी में आपके खेले गए थे। तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भूपेन हजारिका ने 2019 में किस क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार जीता हुआ था? तो देखिए, डॉक्टर भूपेन हजारिका की बात करें किस क्षेत्र में जीता, तो इन्होंने संगीत के क्षेत्र में जीता हुआ था भारत रत्न, और 2019 में। यानी कि ये अंतिम संगीतकार है जिनको भारत रत्न मिला। इसके बाद से अभी तक किसी संगीतकार को भारत रत्न नहीं मिला है। और ये किस राज्य से संबंधित है, अगर आपसे कोई पूछे तो असम राज्य से इनका संबंध है, यानी कि असम के पार्श्व गायक हैं यहाँ पर जो भूपेन हजारिका हैं। पहले संगीतकार हुई 1998 में जिनको मिला, MS सुब्बुलक्ष्मी को कब मिला था? 1998 में। उसके बाद 1999 में पंडित रविशंकर को मिल गया। उसके बाद 2001 में जो मिला वो पंडित रविशंकर को मिला, और उसके साथ मिला लता मंगेशकर को। 4 लोग हो गए। और 5वां जो भारत रत्न मिला किसी संगीतकार को, वो पंडित भीमसेन जोशी को मिला, यानी वही भीमसेन जोशी जो किराने घराने से संबंधित हैं, और किराने घराने की स्थापना जो है कलीम खान ने की है। तो 2009 में भीमसेन जोशी को, और छठे व्यक्ति बने भूपेन हजारिका जिनको 2019 में मिला। और यही मात्र 6 संगीतकार हैं भारत के जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए, मुझे से जितना हो पाया मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आप लोग थोड़ा भी इफेक्टिव होकर के नोट्स वगैरह बनाएंगे तो MTS और GD जैसे एग्जाम आसानी से क्रैक कर पाएंगे और एक अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सपोर्टिव रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए। एंड देखिए, हार्ड वर्क तो इसमें लगी रहा है। बाकी आपको लिंक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, देन गो एंड ज्वाइन देम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।